डियर लर्नर्स, कैसे हैं आप सब। तो डियर हम लोग जो क्लास 7 का, ठीक है, ज्योग्राफी चैप्टर 4 जो स्टार्ट किए थे ना, उसी को कंटिन्यू करने वाले हैं। वायु, तो इसका ये फर्स्ट क्लास हो चुका है। आज के क्लास में हम लोग सेकंड क्लास करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। तो डियर यहाँ तक हम लोग डिस्कस कर चुके थे, ठीक है। ये टॉपिक हो चुका था वायुमंडल की संरचना, लेकिन ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसमें से जो है काफ़ी क्वेश्चन जो है आपको हमेशा एग्जाम में रिपीट होता है। तो एक बार थोड़ा सा हम लोग इसको डिस्कस करते हैं ताकि ये जो है हमारा रिवीजन हो जाए ऐसे बच्चों के लिए जो ये देख चुके हैं, और जो नए बच्चे हैं उनके लिए भी ये हो जाए, ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं डियर आज का क्लास हम लोग। तो देखिए वायुमंडल की संरचना। सबसे पहले तो ये जो वायुमंडल है ना, वो इसको 5 परत में डिवाइड किया गया है, मतलब 5 लेयर में, ठीक है। जिसका है एक है क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, ब्राह वायुमंडल एवं बहिमंडल, ठीक है। अब देखिए क्षोभ मंडल में क्या क्या इंपॉर्टेंट है, तो याद रखिएगा क्षोभ मंडल जो है ना, ये वायुमंडल की जो है सबसे महत्वपूर्ण परत है। अगर पूछा जाता है सबसे महत्वपूर्ण परत कौन सा है, तो ये क्षोभ मंडल है। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये जो है आपका, ये आपका क्षोभ मंडल है, ठीक है। तब यहाँ पे देखिए क्या है कि इसका जो औसत ऊंचाई रहता है 13 किलोमीटर है, और इसमें जो है इस तरीके का वायु, इस वायु में जो है ये गैस प्रेजेंट रहता है जिसको हम लोग सांस लेते हैं, ठीक है। जो कि जैसे कि ऑक्सीजन, ऑक्सीजन हम लोग सांस लेते हैं ना, और फिर क्या छोड़ते हैं हम लोग, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। और कार्बन डाइऑक्साइड कौन लेता है, प्लांट लेता है। तो ये सब जितने भी गैसेस है ये इसी वायुमंडल में प्रेजेंट रहता है, ठीक है। और मौसम से रिलेटेड जितने भी घटना होती है, जैसे कि वर्षा होती है, कोहरा होती है, या ओला वर्षण होती है, इसी परत के अंदर होता है। तो याद रखिएगा कि मौसम से रिलेटेड जो भी घटना रहता है ये आपका क्षोभ मंडल में होता है। क्लियर है। तो ये 2-3 पॉइंट इंपॉर्टेंट है क्षोभ मंडल के बारे में। नेक्स्ट है आपका समताप मंडल। देखिए समताप मंडल क्या है। क्षोभ मंडल की जो ऊपर वाला परत रहता है उसको हम लोग समताप मंडल कहते हैं, और ये लगभग जो है 50 किलोमीटर ऊंचाई तक फैला हुआ है। कितना, 50 किलोमीटर, ठीक है। और ये परत जो है बादलों एवं मौसम संबंधी घटनाओं से लगभग मुक्त होती है। मतलब कि आपका समताप मंडल में किसी भी तरीके का बादल जो रहता है और मौसम से रिलेटेड कोई भी यहाँ पे घटना किसी तरीके का नहीं होता है। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके फलस्वरूप क्या बोल रहा है, जहाज जो उड़ता है ना वो इसी में होता है, ठीक है। तो जहाज उड़ाने का उड़ता है तो वो कौन सा लेयर में होता है, तो समताप मंडल में होता है। देखिए इसकी ये एक विशेषता है, मतलब बहुत इम्पॉर्टेंट इसकी विशेषता ये है, महत्वपूर्ण है, कि इसमें जो एक वोजन गैस होते हैं, ओजोन गैस आप लोग सुने होंगे, इसका एक लेयर होता है जो कि इसी मंडल में जो रहता है आपका रहता है, इसी परत में होता है। तो ये क्या करता है ना, जो आपका हार्मफुल गैसेज जो आता है सनलाइट से, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, अल्ट्रा वायलेट रे कहते हैं, तो उससे ये जो है परत जो है हम लोग की रक्षा करता है। वो क्या करता है, उसको ट्रैप कर लेता है और उसको हम लोग तक पहुंचने नहीं देता है, किसको, अल्ट्रा वायलेट रे को। क्योंकि ये जो अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन है ना, ये बहुत ही हम लोग के लिए हार्मफुल रहता है, ये स्किन डिजीज कॉज करता है, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो लेयर है ना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो भाई हम लोग समताप मंडल के बारे में ये पढ़े कि इसका जो 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक रहता है, इसमें आपका मौसम संबंधी कोई भी रिलेटेड या घटना नहीं होता है, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखेंगे ये जो एरोप्लेन उड़ाने के लिए सबसे अच्छा लेयर इसी लेयर में होता है। इसमें ओजोन गैस लेयर की लेयर जो रहता है इसी परत में पाया जाता है, जो कि हम लोग को अल्ट्रावायलेट रे से बचाता है। नेक्स्ट है मध्य मंडल। देखिए मध्य मंडल जो है ये लगभग 80 किलोमीटर, 50 किलोमीटर बाद वो समताप मंडल 50 किलोमीटर था, ये 80 किलोमीटर तक है, ये तीसरी लेयर है, ठीक है। और देखिए उल्का अंतरिक्ष से प्रवेश करने वाला जो उल्का पिंड जो है ना, जब इस मंडल तक लेयर तक आता है ना, तो क्या होता है, यहाँ पे आते के साथ वो जल जाता है। तो याद रखिएगा उल्का पिंड किस लेयर में जलता है, तो ये किस में जलता है, तो मध्य मंडल में जलता है। क्लियर है। तो ये इस पॉइंट के लिए इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। अब ब्रह्म मंडल क्या है, तो इसकी बढ़ती हुई ऊंचाई के साथ तापमान, देखिए जैसे ऊंचाई बढ़ता है इसका तापमान भी बहुत ही बढ़ जाता है, ठीक है। आयन मंडल का परत एक भाग है, इसमें आयन मंडल जो है ना, ये इसी मंडल का पार्ट है। 80 से लेके 400 किलोमीटर तक फैला हुआ है, 80 से लेके 400 किलोमीटर तक का ये लेयर होता है, और इसमें जो है आयन मंडल इसका पार्ट है। देखिए जो रेडियो संचार होता है ना, रेडियो संचार, ठीक है, तो ये जो रेडियो संचार होता है इसी लेयर में होता है, ठीक है। तो याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है कि रेडियो संचार किस लेयर में होता है, तो याद रखिएगा किस लेयर में होता है, ये आपका ब्रह्मंडल में होता है, ठीक है। तो जो पृथ्वी से जो तरंग जो है ना, यानी जो रेडियो तरंग है जो प्रसारित होती है, वो जो है पृथ्वी पर वापस जो है इसी के द्वारा जो है वापस आती है।
क्लियर है यहाँ तक? तो इसमें ये इंपॉर्टेंट क्या है, पहला तो ये कि रेडियो तरंगे इसी में काम करता है, और दूसरा ये कि ये आयन मंडल इसी का पार्ट है। क्लियर है ना? ये दो चीज़ें इसके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है। अब बहिमंडल, देखिए बहिमंडल तो सबसे ऊपरी परत है, तो भाई सबसे ऊपरी परत कौन सा है, तो बहिमंडल। ठीक है, एक तो ये इंपॉर्टेंट है। और ये सबसे पतली परत होती है, पांचों परत में सबसे पतली परत क्या होती है, आपका बहिमंडल होती है। और इसमें जो भी हल्का गैसेस होता है क्या, जैसे कि हीलियम हो गया, हाइड्रोजन हो गया, ठीक है, ये हल्का गैसेस होता है। तो ये जो है यहाँ अंतरिक्ष में क्या होता है, तैरते रहता है। क्लियर है यहाँ तक? अब देखो यहाँ पे है आओ कुछ करके सीखे, तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि अब ये जो है आपका पेडालॉजी क्वेश्चन है, क्योंकि इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड जो है पेडालॉजी से आपका हर एक पांचों पेडालॉजी से, चारों पेडालॉजी से एक ही क्वेश्चन आता है, जिसमें पता है क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। जैसे कि तुम लोग को 3-4 स्टेटमेंट पूछ दिया जाएगा, ठीक है, दिया हुआ रहेगा। अभी तो हम पेडालॉजी पढ़ा नहीं रहे, इसलिए हम यहाँ पे क्वेश्चन लेके आए नहीं है, लेकिन हम तुमको आप लोगों को बता दे रहे हैं कि जैसे पहला स्टेटमेंट कुछ देगा, दूसरा स्टेटमेंट कुछ रहेगा, तीसरा चौथा में, तो किसी एक स्टेटमेंट में रहेगा कि हम लोग कुछ करके सीखते, कुछ करके देखते हैं, या अभ्यास करके देखते हैं, या फिर अपने से करके सीखना चाहिए, इस तरीके का अगर आपको मिल जाए, ठीक है। तो इसमें जैसे कि क्वेश्चन पूछा रहेगा अधिगम का सबसे अच्छा तरीका कौन सा होता है, तो भाई अधिगम का सबसे अच्छा तरीका यही होता है, कुछ करके सीखना, अभ्यास करके सीखना, ये जो रहता है ये अधिगम का सबसे अच्छा तरीका रहता है। इसलिए आपको ये चीज़ जो रहता है पेडालॉजी में देखने को मिलेगा। और इस कॉन्सेप्ट से जो है पूरे 4 क्वेश्चन जो है चारों पेडालॉजी में से आएगा। ठीक है, इसी तरह एक और टर्म्स आता है। ठीक है, अगर आप अभी पेडालॉजी का क्वेश्चन कर रहे हैं ना, तो आप प्लीज़ इस कॉन्सेप्ट पे ध्यान दीजिएगा, देखिएगा इस कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन आता है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम दूसरा कॉन्सेप्ट की थोड़ा सा बात करते हैं, तो जैसे याद करना, मेमोराइजिंग, रट्टा मारना, कंठस्थ करना, अगर ये सब वर्ड आप लोग को मिल जाए देखने को ऑप्शन में, तो ये ऑप्शन बिल्कुल गलत होता है, बिल्कुल गलत रहता है, याद रखिएगा। ठीक है, तो ये दूसरा कॉन्सेप्ट होता है, और इस कॉन्सेप्ट से भी जो है आपको 4 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो 4 क्वेश्चन 8 क्वेश्चन, ये 2 कॉन्सेप्ट से आपका पेडालॉजी में से आपका चारों सब्जेक्ट से, जैसे कि आपका सोशल साइंस है तो 60 मार्क्स का सोशल साइंस रहता है। तो इस तरीके से हम लोग 4 क्वेश्चन 4 8 क्वेश्चन जो है पेडालॉजी का यहाँ से इस कॉन्सेप्ट, दोनों कॉन्सेप्ट से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? तो अगर आपको थोड़ा सा भी प्रॉब्लम हुआ होगा, इस पेडालॉजी को हम बीच में लेके आए हैं, तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा। लेकिन हमें नहीं लगता कुछ प्रॉब्लम होगा, फिर भी अगर आप हमें ज़रूर बताइएगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हम लोग का देखिए मौसम एवं जलवायु। देखिए मौसम एवं जलवायु, जैसे कि क्या आज वर्षा होगी, आज दिन कैसा रहेगा, ठीक है, ये सब जो है हम लोग, जैसे कि हम लोग सुनते हैं ना कि एक दृश्य इमेज के भविष्य पर अनुमान लगाते हैं कि पता नहीं आज का मौसम कैसा रहेगा, वर्षा आएगा कि वर्षा नहीं आएगा। ठीक है, तो यदि हम कल्पना करें कि हमारे शरीर जो है एक रेडियो है और मस्तिष्क उसके स्पीकर है, तो मौसम वो है जो इसके नियंत्रण बटनों से छेड़छाड़ करता रहता है। मौसम वायुमंडल के प्रत्येक घंटे तथा दिन प्रतिदिन की स्थिति होती है। आर्द्र एवं गर्म मौसम किसी को भी चिड़चिड़ा बना सकता है। अच्छा हवादार मौसम हमें आनंद देता है और हमने घूमने की योजना भी बना सकते हैं। मौसम नाटकीय रूप से दिन प्रतिदिन बदलता है, किंतु दीर्घ काल में किसी स्थान का औसत मौसम उस स्थान की जलवायु बताता है। क्या आप समझ गए कि हम मौसम का दैनिक पूर्वानुमान क्यों करते हैं? ठीक है, तो इसमें कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब कि आप मौसम का पूर्वानुमान क्यों करते हैं। मान लीजिए आपको कहीं बाहर जाना हो, ठीक है, कुछ फंक्शन हो, कुछ आपको डिसाइड किए हुए कि आज ये है आज वो है, तो इसमें आप सोचते हैं कि पता नहीं आज का मौसम कैसा रहेगा, क्या रहेगा। ठीक है, तो इसलिए बोला गया है, तो इसमें कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पे देखिए किंतु दीर्घ काल में किसी स्थान का औसत मौसम जो है उस स्थान की जलवायु, किसी भी स्थान का जो जलवायु होता है ना, वो वहाँ के मौसम को थोड़ा मोड़ा डिसाइड करता है। ठीक है, जैसे कि अगर अभी हम लोग बात करें, अच्छा ये बताइए कि जो दिन और रात का जो ये मौसम में चेंजेस होता है, जैसे सुबह होता है, रात होता है, तो ये जब अर्थ जो है अपने ही ये पे घूमता है ना, तब दिन और रात होता है। लेकिन ये जब सूरज के चारों ओर घूमता है ना, तब मौसम चेंजेस होता है। जैसे कि कभी सर्दी होता है, फिर गर्मी आता है, फिर आपका बरसात आता है। तो जब सूरज के चारों ओर जब धरती घूमती है तब ऐसा होता है, लेकिन जब धरती अपने ही चारों ओर परिक्रमा अपना अब चारों ओर अपने ही घूमते रहता है, ठीक है ना, अपने ही अक्ष में घूमता है, तब क्या होता है, दिन और रात होता है। तो किसी भी जलवायु का पता मत लगाना, मतलब कि समुद्री इलाका है तो उसका जो जलवायु रहेगा तो उसके कारण वहाँ का मौसम में थोड़ा मोड़ा चेंजेस होता है। क्लियर है?
यहाँ पे देखिए इम्पॉर्टेंट है कि आप जानते हैं, देखिए 2 अरब, ठीक है, 2 अरब में देखिए 3 3 6 7 8 को 0 लगता है, याद रखिएगा 2 अरब में 8 0 है। तो उसका जो सूर्य की जो रोशनी ऊर्जा मिल रही है ना, उसका केवल एक भाग ही हम लोग को मिलता है, यानी 2 अरब का एक भाग ही केवल हम लोग को मिलता है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका तापमान। देखिए आप प्रतिदिन जिस तापमान का अनुभव करते हैं वो वायुमंडल का तापमान होता है, वायु में मौजूद ताप एवं शीतलता का परिणाम का को तापमान कहते हैं। ठीक है। वायुमंडल का तापमान केवल दिन और रात में ही नहीं बदलता बल्कि ऋतु के, अभी हम आपको बताएं कि दिन रात कैसे होता है, ऋतु कैसे होता है। ठीक है। तो शीत ऋतु की अपेक्षा ग्रीष्म ऋतु जो रहता है, तो ये पता है आपको कि शीत ऋतु की अपेक्षा ग्रीष्म ऋतु में ज़्यादा गर्म होती है। ठीक है। आतपन जो है ना एक महत्वपूर्ण कारक है, आतपन। ठीक है। तो जो तापमान के वितरण को प्रभावित करता है, सूर्य से आने वाली वो ऊर्जा जिसे पृथ्वी रोक लेती है वो आतपन कहलाती है। आतपन किसको कहलाती है? तो भाई जो सूरज से जो रोशनी आ रहा ना, अगर उसको वो पृथ्वी जो है रोक लेता है अपने पास, उसको हम लोग क्या कहते हैं? आतपन कहते हैं। तो आतपन सूर्य ताप की मात्रा भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर घटती है। देखिए भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर घटती है, इसलिए तापमान उसी प्रकार घटता जाता है। तो तापमान भी उसी तरीके से घटता जाता है। अब आप समझ गए होंगे कि ध्रुव बर्फ से क्यों ढके हुए हैं। ठीक है। यदि पृथ्वी का तापमान जो है अत्यधिक बढ़ जाता है तो इतनी गर्मी हो जाएगी कि यहाँ कुछ फसलें नहीं उगेगी। गाँव की अपेक्षा नगरों का तापमान बहुत अधिक होता है। अच्छा ये तो जानते हैं आप लोग ना कि गाँव के अपेक्षा नगरों का तापमान अधिक होता है, ऐसा क्यों होता है? तो पता है गाँव में तो आपको बहुत सारे पेड़ पौधे देखने को मिलेंगे। थोड़ा सा आप यानी जंगल तरफ या खेत तरफ चले जाइएगा तो देखिएगा वहाँ बहुत पेड़ पौधा ये सब देखने को मिलता है। और वहाँ का सड़क भी जो रहता है ना वो कच्चा सड़क रहता है। ठीक है। लेकिन जो आप शहर में जाइएगा ना तो देखिएगा बड़े बड़े अपार्टमेंट बने हुए हैं, हर जगह तो आपको अपार्टमेंट ही देखने को मिलता है, पेड़ पौधा तो बहुत कम ही दिखने को मिलेगा। इसके अलावा जो सड़क होता है ना, सड़क जो रहता है वो जो धातु यानी जो धातु और कंक्रीट से बना हुआ रहता है, तो उस एसो देखिए यहाँ पे ऐसा फेल्ट से बनी रहती है, ऐसा फेल्ट से सड़कें जो बनी हुई रहती है। ठीक है। तो इस सब से जो रहता है वहाँ का जो तापमान जो रहता है ना शहर का वो बहुत ही बढ़ा हुआ रहता है, बहुत ही ज़्यादा रहता है। ठीक है। तो ये सब चीज़ें हम लोग को गाँव को देखने को नहीं मिलता है, इसलिए वहाँ का टेम्परेचर जो रहता है आपका कम रहता है। तो ये समझ में आ गया ना कि गाँव का टेम्परेचर क्यों कम रहता है और तापमान, और शहर का टेम्परेचर क्यों ज़्यादा रहता है। ठीक है। तो इसका नाम याद रखिएगा कि सड़कें किससे बनी रही, एसोफिल्ट, जिससे जो वहाँ का टेम्परेचर जो रहता है बढ़ जाता है। ठीक है। तो ये याद रखिएगा ये वर्ड। देखिए क्या आप जानते हैं, देखिए 100 डिग्री सेल्सियस पे उबलता है, 0 डिग्री सेल्सियस पर क्या होता है, सेल्सियस पैमाने पर जल 0 डिग्री सेल्सियस पर जमता है। ठीक है। यानी आपका यहाँ पे क्या होता है, मेल्टिंग किस पे, और बॉइलिंग। ठीक है। तो याद रखिएगा 0 डिग्री सेल्सियस पे आपका बर्फ़ जमता है, और 100 डिग्री सेल्सियस पे क्या होता है, आपका उबलता है। यहाँ पे देखिए क्या आप जानते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, क्या आप जानते हैं कि चांद पर वायु नहीं है। ठीक है। याद रखिएगा अतएव वहाँ वायु दाब भी नहीं है। देखिए वायु दाब क्या होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोल रहा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर यानी वायु दाब वहीं रहेगा जहाँ वायु नहीं है। अगर आपका चांद में वायु नहीं है तो वहाँ वायु दाब भी नहीं रहेगा। तो अंतरिक्ष यात्री जब चांद पर जाते हैं तो वे विशेष रूप से सुरक्षित हवा से भरी हुई अंतरिक्ष पोशाक पहनते हैं। यदि वो इस अंतरिक्ष पोशाक को ना पहने तो ये अंतरिक्ष यात्रियों के शरीर द्वारा विपरीत बल लगने के कारण उनकी रक्त शिराएं फट सकती है, जिससे अंतरिक्ष यात्री रक्त अस्त्रावित हो सकती है। तो देखिए वहाँ पे तो आपका एयर है नहीं, तो रक्त दाब है नहीं, तो अगर रक्त नहीं रहेगा तो क्या होगा, उन लोगों का मतलब कि उनकी रक्त शिराएं जो रहता है फट जाता है। क्यों? क्योंकि उन लोगों पे जो विपरीत बल लगता है ना उसके कारण वो फट जाएगा, और इस तरीके से वो क्या होगा, रक्त अस्थापित हो सकता है। तो याद रखिएगा चांद में क्या नहीं है, तो आपका वायु नहीं है। अब देखिए हम लोग नेक्स्ट टॉपिक करते हैं वायु दाब। ठीक है। तो ये जानकर आपको आश्चर्य होगा कि वायु हमारे शरीर पर उच्च दाब के साथ बल लगाती है, किंतु हम उनका अनुभव नहीं करते हैं। ये इसलिए होता है क्योंकि वायु का दाब हमारे ऊपर सभी दिशाओं से लगता है और हमारा शरीर विपरीत बल लगाता है। ठीक है। देखिए क्या बोल रहे हैं, जैसे कि न्यूटन्स का थर्ड लॉ ऑफ मोशन था ना, टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, मतलब हर एक एक्शन के साथ इक्वल और अपोजिट रिएक्शन लगाता है। तो जैसे हम लोग के
बॉडी पे चारों तरफ से आपका वायु जो है आपका मतलब कि प्रेशर लगा रहा है, ठीक है। तो एक हम लोग की बॉडी भी जो है वो इक्वल एंड अपोजिट फोर्स वायु पे लगा रहा है, इसलिए ये हम लोग पे कोई अफेक्ट नहीं होता है, ठीक है। तो पृथ्वी की सतह पे वायु के भार द्वारा लगाया गया दाब वायु दाब कहलाता है। देखिए, तो पृथ्वी की सतह पर जो वायु का जो दाब लगा मतलब जो प्रेशर लग रहा है उसको हम लोग क्या कहते हैं, वायु दाब कहते हैं। और वायुमंडल के ऊपर की ओर जाने पर दाब तेजी से गिरने लगता है, यानी जैसे ही ऊपर जाएगा ना वायुमंडल पे, जैसे हम लोग जाएंगे तो उसका जो प्रेशर जो रहता है वो घटने लगता है। समुद्र स्तर पर वायु दाब जो रहता है सबसे ज़्यादा रहता है, और ऊंचाई पर जाने पर क्या होता है, वो घटते रहता है। तो वायु दाब का क्षैतिज वितरण किसी स्थान पर उपस्थित वायु के ताप द्वारा प्रभावित हो जाता है। तो ये जो वायु दाब है ना, किसी भी स्थान का जो उसका जो उपस्थिति जो वायु का जो ताप है ना उस पर वो अफेक्ट करता है, क्योंकि जहाँ पे अधिक तापमान रहेगा ना वहाँ पे कम दाब लगेगा। क्योंकि हम आपको बताया ना कि मान लीजिए जो गर्म हवा जो रहती है ना वो हल्का होता है, तो जब वो हल्का रहेगा तो वहाँ पे दाब जो रहता है वो कम लगता है। तो बादल युक्त आकाश एवं नम मौसम के साथ जुड़ा होता है। निम्न दाब किससे रहता है, तो बादल युक्त आकाश एवं मतलब कि मौसम के साथ जुड़ा होता है। और कम तापमान वाले क्षेत्रों की वायु जो रहती है ठंडी होती है। इसके फलस्वरूप ये भारी होती है। भारी वायु निमज्जित होकर उच्च दाब क्षेत्र बनाती है, और उच्च दाब के कारण स्पष्ट एवं स्वच्छ आकाश होता है। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट है, उच्च दाब में क्या होता है और निम्न दाब में क्या होता है, तो देख लीजिएगा, ठीक है। कि निम्न दाब में बादल युक्त आकाश एवं नम मौसम के साथ जुड़ा रहता है। बादल युक्त आकाश रहेगा और नम मौसम रहेगा, यानी नमी रहेगा, ठीक है। और उच्च दाब रहेगा तो क्या होगा, तो यहाँ पे स्वच्छ आकाश, जो साफ सुथरा आकाश दिखाई देता है ना उस तरीके से रहेगा, ठीक है। तो वायु सदैव उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर गमन करती है। मतलब कि ये कोई भी चीज़ रहता है ना वो हमेशा हाई से लो फ्लो करता है, हाई से लो फ्लो करता है, यानी ऊंचा से नीचा जाता है। तो वायु दाब भी जो है ना ये उच्च दाब क्षेत्र से कौन सा जाएगा, निम्न क्षेत्र दाब की ओर बहता है, ठीक है। तो ये लाइन देख लीजिए कि वायु किस ओर बहता है, तो भाई ये उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर जो है बहता है या गमन करता है। तो डियर यहाँ पे जो है देखिए उस टॉपिक कंप्लीट हो चुका था, लेकिन नेक्स्ट टॉपिक जो है हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। लेकिन थोड़ा सा हम लोग एमसीक्यू क्वेश्चन जो है इस मतलब कि चैप्टर से देख लेते हैं। जैसे कि ओजोन गैस वायुमंडल की डेस परत में मौजूद होती है, समताप मंडल में, बहिमंडल में, शोभ मंडल में या मध्यमंडल में। तो देखिए कौन सा मंडल में, समताप मंडल में। आंसर भी दिया हुआ है, आंसर है समताप मंडल, ठीक है। ओजोन गैस किस में है, समताप मंडल में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी पर अवरोधित आने वाली ऊर्जा डैश कहलाती है, ग्लोबल वार्मिंग कहलाती है, ग्रीन हाउस कहलाती है, जलवायु कहलाती है, या आपका आतपन कहलाती है। तो डियर क्या कहलाती है, तो देख लीजिए आपका आतपन कहलाती है, ठीक है। क्वेश्चन फिर से देखिए कि पृथ्वी पर अवरोधित आने वाली ऊर्जा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत को हम लोग क्या कहते हैं, मध्यमंडल, समताप मंडल, बहिमंडल और वायुमंडल। तो डियर क्या कहते हैं हम लोग, बहिमंडल कहते हैं, ठीक है। आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस है, कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड। तो अभी हम लोग जो डिस्कस किए थे, ठीक है, फर्स्ट वाले क्लास में, कि कौन सा है आपका कार्बन डाइऑक्साइड है, सी, ठीक है। आंसर सी हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हवाई जहाज वायुमंडल की किस परत में उड़ते हैं। अभी हम लोग जस्ट डिस्कस किए, शोभ मंडल, मध्यमंडल, समताप मंडल, आयन मंडल। तो डियर आंसर क्या हो जाएगा, समताप मंडल में जो है आपका हवाई जहाज जो है इस मंडल में उड़ते हैं। तो इसी तरह के क्वेश्चन जो है आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो डियर यहाँ पे हम लोग बस थोड़ा सा एमसीक्यू डिस्कस करें, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में जो है हम लोग, तो डियर नेक्स्ट क्लास में हम लोग ना इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे, ठीक है। पवन को डिस्कस करेंगे और थोड़ा सा ये सब टॉपिक को डिस्कस करेंगे और कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो डियर अगर एमसीक्यू क्वेश्चन आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, अदरवाइज हम एमसीक्यू क्वेश्चन को छोड़ देंगे, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं कि नोट्स के लिए तो थोड़ा सा वेट कीजिए, हम नोट्स जो है बहुत जल्द प्रोवाइड करेंगे। लेकिन हम साथ में चाहते हैं कि चैप्टर कंप्लीट होने के साथ हम लोग एमसीक्यू भी जो है उस चैप्टर से रिलेटेड जितना एमसीक्यू होगा उसको भी सॉल्व करें, ठीक है। तो अगर आप एमसीक्यू के लिए आपके लिए एमसीक्यू अगर मतलब कि रिलेवेंट लगता है तो प्लीज़ आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, अदरवाइज़ हम केवल चैप्टर को ही डिस्कस करेंगे। तो हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, और चैनल में नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए डियर। अगर आपको कोई भी क्वेरीज होगा तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए। थैंक यू।